नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा, सैन्य अदालत के फैसले पर सेना प्रमुख की मोहर। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर जताया विरोध। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग से मिला विपक्ष, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। तमिलनाडु में उपचुनाव रद्द, पीडीपी की अनंतनाग संसदीय उपचुनाव टालने की अपील। कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की हुई निंदा, विपक्ष ने कहा 25% आबादी को नहीं मिल सकेगा लाभ। सरकार ने आरोप किए खारिज। राज्यसभा में सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप, कांग्रेस ने कहा बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 समझौते, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का करार। यूरेनियम आपूर्ति के लिए तैयार हुआ ऑस्ट्रेलिया। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच आज 6 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने क्षेत्रीय शांति और शक्ति संतुलन के लिए सहयोग की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के बीच बातचीत में आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने, नागरिक उड्डयन सुरक्षा, पर्यावरण, खेल, स्वास्थ्य और उपग्रह संचालन में सहयोग शामिल हैं। That our future is deeply tied to peace and stability in the Indo-Pacific. We therefore agree on the need for a secure and rule-based Indo-Pacific. We are also aware that in this globalized world, challenges like terrorism and cybersecurity extend beyond the boundaries of our region. We're already working together to harness the creativity and the drive of our best and brightest minds. Our flagship joint research fund, the Australia-India Strategic Research Fund, is Australia's largest with any country. And it's helped our universities, research institutions, and companies to solve the practical challenges in critical areas to both countries, including health, food security, and energy, as you've noted. दोनों देश व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच समेकित आर्थिक सहयोग समझौते पर बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने को भी राजी हो गया है और जल्द ही इसकी पहली खेप भारत आएगी। I would also like to thank Prime Minister for Australia's decision to join the International Solar Alliance. And with the passing of legislation in the Australian Parliament with bipartisan support, Australia is now ready to export uranium to India. But there's room for further growth. We've worked closely with India to meet our respective requirements for the provision of fuel for India's civil nuclear program, and we look forward to the first export of Australian uranium to India as soon as possible. Now, Prime Minister, you recognise that all Indians need access to reliable and affordable energy. And like us, you share a technology agnostic, all of the above approach. इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। बाद में वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले। वो मंगलवार को मुंबई जाएंगे, जहां व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत श्री शंकर मुखर्जी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये पैक्ट हुए हैं, इनमें कई बातें अहम हैं, लेकिन आपके नज़रिए से क्या सबसे बड़ी चीज़ है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से एक नया चैप्टर है?
देखिए 6 एग्रीमेंट रिपोर्ट्स में आए, 6 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। मेरे ख्याल से सभी एक तरह से इम्पोर्टेंट हैं। एजुकेशन में जैसे कि एग्रीमेंट साइन हुआ, उस क्षेत्र में 60,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इनोवेशन और यूनिवर्सिटी अपग्रेडेशन वगैरह का जो की बातचीत हुई, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप हेडलाइंस की तरफ से देखें तो मेरे ख्याल 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें। हमको याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन के जो लिटरल स्टेट्स हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट प्लेयर है। नंबर 1 काउंटर टेररिज्म। इसमें थोड़ा महत्ता इसलिए आता है, एक 5 नेशन ग्रुप है जो आपस में ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि टेररिज्म को सामना करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इंटेलिजेंस का शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअली इंटरनेशनल वर्ल्ड में सब कहते हैं होना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह नहीं होता। और ये 5 नेशंस हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये जो ग्रुप हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ के, ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इनमें से एक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इंटेलिजेंस इस ग्रुप के नाते ऑस्ट्रेलिया को मिलता है वो सारा हमको सौंपेगा, लेकिन काउंटर टेररिज्म पे जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट है कि इसका खिलाफ हम दोनों मिलके करेंगे, इसमें हमें फ़ायदा है, क्योंकि कई देशों के साथ एग्रीमेंट्स हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, लेकिन उसको कोई माने नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका माने होता है। दूसरी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट का जो बात हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो एग्रीमेंट अगर जब हो जाएगा तो ट्रेड, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है। ये कुछ इलाके में तो माइनिंग में, डेयरी में, एग्रीकल्चर के कुछ प्रैक्टिसेस में ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है, तो इसमें हमें फ़ायदा है बहुत, और ट्रेड का पोटेंशियल बहुत है दोनों तरफ, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जिसे कहते हैं। तीसरा, ये जो प्रधानमंत्री ने भी और मैल्कम टर्नबुल ने भी ऐलान किया कि जल्द ही जल्द यूरेनियम, आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, उन देशों में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने किया था। तो इसमें एक तो इंडिया की जो छवि है एज अ पीसफुल स्टेबल नेशन, और हमारा जितना भी कहिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इसका एक बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट आया है कि वही देश हमारे सिविलियन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम एक्सपोर्ट करने को तैयार है। तो ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं करीब 5 लाख के आसपास भारतीय मूल के लोग वहाँ पर हैं जो कि रहते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जिस तरीके की निकटता हाल के कुछ वर्षों में दिख रही है, तेज़ी के साथ दौरे हो रहे हैं, हाई लेवल टॉक्स हो रही हैं, और क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखती हैं दोनों देशों के लिहाज से? पॉलिटिकली अगर आप काफ़ी दूर देखें और सिर्फ इलेक्शन साइकिल में नहीं, तो हमारा नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी चैलेंज क्या है? चाइना के साथ हमारे रिश्ते बैलेंस्ड हैं, लेकिन वो हमारा नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है। पाकिस्तान भी जितना मिसबिहेव करता है वो भी चाइना के सपोर्ट से ही करता है, तो उतना चाइना के ही दम से करता है। तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में चाइना अपनी मसल्स को फ्लेक्स करता है। तो हमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ जहाँ हमें रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए, आगे देखते हुए, चीन का बिहेवियर देखते हुए, वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। जापान है और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इस मेरे ख्याल ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कभी। जिस समय मेरे एक एम्बेसडर ने मुझे एक बार कहा था, जो मुझे अभी याद आता है इसी सब्जेक्ट पे, कि मेक फ्रेंड्स बिफोर यू नीड देम। दोस्ती पहले से ही बढ़ा के रखो। होती है। और ट्रेड के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग की संभावनाएं काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर ट्रेड में देखें, यानी कि जो इकोनॉमिक इस वक्त दुनिया में हालात हैं, उस लिहाज से किस तरीके से और किन ख़ास सेक्टर्स में आपको लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं? माइनिंग, एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर देखिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 देश हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बना दिया है। इतना मैकेनाइज हो गया है न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर, ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर की वो अब जो पहले एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल था कि अगर आप आगे बढ़ना चाहिए तो आपको एग्रीकल्चरल सोसाइटी से को छोड़ के इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बनना ही पड़ेगा। ये 2 देश हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर को ही मैकेनाइज करके और बहुत ही इनोवेटिव मेथड्स इस्तेमाल करके वो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज लेवल तक ले आए हैं, और वो हमारे लिए वो एक्सपीरियंस जो है बहुत ही मुहिम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर इस पूरी बातचीत के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका का सीरिया पर हमला, रासायनिक हमले पर पलटवार, 2 हिस्सों में बटे देश, क्या बन रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध के आसार। देखिए RSTV विशेष सीरिया के हाल, शाम 7:30 बजे। पाकिस्तान ने भारतीय व्यवसायी कुलभूषण जाधव को जासूसी के कथित आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इसे हत्या की संज्ञा दी है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की रिहाई भी रोक दी है। इन्हें बुधवार को रिहा किया जाना था। पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने सोमवार को भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। कुलभूषण जाधव को ईरान से सटे समुद्री इलाके से 3 मार्च 2016 को अगवा किया गया था। पाकिस्तान ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया था। कुलभूषण से मिलने के लिए भारत ने 13 बार अपील की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को इसकी अनुमति नहीं दी। अभी पूरी चीज का जांच होने तो उसके बाद बात करें। विदेश सचिव S जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया। विदेश सचिव ने अब्दुल बासित से कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिक अदालत का निर्णय अवैध है। भारत ने कहा कि मुकदमा गलत आरोपों पर चलाया गया था और कुलभूषण को पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। विदेश सचिव ने इसे हत्या बताया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज कांग्रेस ने सरकार पर CBI और प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। गैर BJP शासित मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए चर्चा की मांग की, तो वहीं सरकार ने इसे कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश बताया। राज्यसभा में सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों के जरिए गैर BJP मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही है और नियम 267 के तहत बहस की मांग की। The enforcement agencies, the CBI, the ED is being used for political vendetta, and that is something what we want to raise. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। Sir, this is very important subject. We must have a discussion in this house. The BJP, the wrongdoings of the BJP chief minister. Nobody. No, that you cannot discuss here. उपसभापति ने कांग्रेस की नियम 267 के तहत चर्चा की मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में चर्चा हो सकती है। If there is wrongdoing by any chief minister, it has to be discussed in their assembly. Not here. Not here. Not here. Not here. लेकिन कांग्रेस के 7 BSP के सांसद सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं सरकार ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसके बाद ही सदन में अवरोध जारी रहा और शून्यकाल के दौरान 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ये पूछताछ होगी। उन्हें 13 अप्रैल को बुलाया गया है। ईडी ने उन्हें पहले भी बुलाया था, लेकिन वीरभद्र पेश नहीं हुए थे। ईडी वीरभद्र सिंह की पत्नी और उनके बेटे विक्रमादित्य से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने इस सिलसिले में मामला दर्ज किया था और इसके बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। लोकसभा से आज मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विधेयक में ई गवर्नेंस पर जोर दिया गया है और यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में सोमवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। विधेयक में फर्जी लाइसेंस पर लगाम लगाने और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के बारे में व्यापक सुधार करने के लिए हम सक्षम होंगे। ये विधेयक नागरिकों को सरलीकृत एवं उत्तम सेवाएं देने में सहायक होगा। ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये सब इसमें है। विधेयक में नशे में गाड़ी चलाने वालों पर 5 गुना ज्यादा यानी 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नशे की लत में ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर वाहन पंजीकरण रद्द किया जाएगा। नाबालिग से कार चलाते समय कोई दुर्घटना होती है तो परिवार को 25,000 रुपए तक जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के नियम तोड़ने पर उन्हें 2 गुना जुर्माना भरना होगा। राज्यों के परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ग्रामीण, शहरी परिवहन एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी में व्यापक परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित उनको तुरंत मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा हेलमेट नहीं लगाने पर 2,500 रुपए और लाल बत्ती तोड़ने पर 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही 3 महीनों के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम करीब 30 साल पुराना कानून है। नए विधेयक के जरिए इस कानून में कई अहम बदलावों का प्रस्ताव किया गया। इस विधेयक को अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे परिवहन संबंधी विभागीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मिलकर ये मांग रखी। इन दलों ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और इससे चुनाव प्रक्रिया में भरोसा कम होता जा रहा है। ईवीएम मामले में कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनावों में वीवीपीएटी लगी ईवीएम मशीनों और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उनकी दलील है कि इससे मतदान प्रणाली और चुनावों में गड़बड़ी की आशंका को दूर करने में मदद मिलेगी। ईवीएम पे भरोसा था, विश्वास था जनता का या पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक दलों का, वो विश्वास उठ गया है। इसलिए ईवीएम मशीन के बदले वापस वही जो पुराना सिस्टम था 1951-52 से, वही सिस्टम दोबारा से पेपर बैलेट का सिस्टम लागू करना चाहिए। ये हम लोगों का विश्वास ईवीएम से हट गया है और ईवीएम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जबकि ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। ये हम लोगों ने डिमांड रखी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में उपचुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई। केजरीवाल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है। इस बीच चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में आरके नगर उपचुनाव रद्द कर दिया है। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन, चुनाव खर्च, अवैध धन के इस्तेमाल को देखते हुए ये फैसला लिया। इसको लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है। The election commission and central government is responsible. Unnecessary right during election time shows that they doesn't want the election to be conducted. The election commission, though, have now taken this decision. They should have been much more vigilant earlier, because a lot of money has been already spread. But आरके नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होना था। शुक्रवार को आयकर अधिकारियों ने
तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के यहाँ तलाशी ली थी। आयकर विभाग का दावा है कि तलाशी के बाद 89 करोड़ रुपए उपचुनाव के लिए बांटने का पता लगा है। यहाँ से AIADM के अन्ना गुट के महासचिव TTV दिनाकरण उम्मीदवार हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान व्यापक हिंसा के बाद PDP उम्मीदवार ने अनंतनाग संसदीय उपचुनाव टालने की मांग की है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस बीच घाटी में अलगाववादियों की हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त है। PDP ने अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव टालने की मांग की है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर रविवार को उपचुनाव के दौरान हिंसा के बाद ये मांग रखी गई। अनंतनाग से PDP उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती ने कहा है कि फिलहाल माहौल चुनाव के अनुकूल नहीं है। तसद्दुक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें, मुलतवी करें जब तक हालात साजगार हों। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि तसद्दुक की मांग महबूबा मुफ्ती सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उपचुनाव टालने से पहले महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव टालने की मांग खारिज की है। अब आखिरी मरहले पर पहुंचने पर चुनाव डेफर करना मुनासिब नहीं है। अब जिस तरह भी जैसे भी जो लोग कैंपेन कर चुके हैं, जो वोटर अपना माइंड बना चुका है, उसको अपना वोट एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाना चाहिए। अनंतनाग में बुधवार को मतदान होना है। बीती रात यहां 2 सरकारी स्कूलों में आग लगा दी गई। दोनों ही स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्कूलों में हम रखेंगे कि कोई ऐसी सिक्योरिटी रखेंगे कि कोई स्कूल जलने ना पाए, और ये जरूरी नहीं है कि वो स्कूल इलेक्शन के हवाले से जलाया गया, वो अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। इस बीच श्रीनगर समेत पूरी घाटी में सोमवार को अलगाववादियों ने बंद रखा। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा में 8 लोगों की मौत के खिलाफ ये हड़ताल बुलाई गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़गाम और गांदरबल में धारा 144 लगाई गई है। ये दोनों जिले श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। हिंसा के चलते श्रीनगर में लगभग 7% मतदान ही हो सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को पूरी तरह सुरक्षित बताया। उन्होंने राज्यसभा में आधार के कार्यान्वयन पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब दिया। मंत्री ने बताया कि आधार न होने पर भी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्यसभा में आधार के कार्यान्वयन को लेकर उठे सवालों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार नहीं होने पर किसी को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने निजता के हनन की बात को नकारते हुए कहा कि इसमें न्यूनतम व्यक्तिगत जानकारियां ली जाती हैं और वो उच्च तकनीक के जरिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले 34,000 आधार ऑपरेटर्स को 3 सालों में ब्लैकलिस्ट किया गया है। No poor shall be denied his subsidy rights at all. Be very clear about it. I'm sure you have also said that. Whether it is a midday meal or any other benefits. We will only say you also come on Aadhaar. But no denial shall be there, sir. इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने 2016 में पारित हुए आधार एक्ट से पहले जारी हुए आधार कार्ड को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बताया। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में साफ है कि आधार को सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का लाभ लेने के लिए जरूरी नहीं बनाया जा सकता। It's not working in Puducherry, it's not working in Chandigarh, it's not working, it's working marginally better in Dadra and Nagar Haveli, but please look into this before you expand cash transfer on a national scale. And who has this data? Some of them fly-by-night companies. This data is available to everyone. This data can be sold cheap. This data can be misused. कि पूरी की पूरी व्यवस्था को अब नौकरशाही के हवाले कर दिया गया पूरे तौर पर, कि नौकरशाही तय करे कि कौन आदमी किस लायक है। मंत्री के जवाब के बाद कई सांसदों ने जवाब पर भी सफाई मांगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि UIDAI जहां उच्च तकनीक से लैस है तो वहीं ये संसद के प्रति भी जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व बैंक ने भारत की इस बड़ी आधार योजना की तारीफ की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
मिस्र में कल हुए 2 बम धमाकों में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। आंकड़ों के भी और बढ़ने की आशंका है। आईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। देश में ताज़ा हिंसा के बाद 3 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।